Hello dear student, I hope you all are fine. In this video, we are going to start our new chapter gravitation. Dear student, इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे. Dear student, इसके मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे. अब हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे. ठीक है. फर्स्ट है हमारा ए फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी. तो एक फोर्स हमारे पास हमारे पास अगर हमें मोशन करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. सपोज ये एक बॉडी है. ठीक है, एक बॉडी रखी हुई है, इसको यहाँ से यहाँ तक भेजना है हमें. ठीक है, यानी मोशन करेंगे, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना है, यानी मोशन में होगी बॉडी. तो हमें इसके लिए क्या इसकी ज़रूरत होगी, एक फोर्स की ज़रूरत होगी. तो यही इसी लाइन में इसने कहा है ए फोर्स इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी, की एक फोर्स की ज़रूरत होगी जब हम क्या करेंगे, मोशन को प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होगी. नेक्स्ट है द अर्थ अट्रैक्ट or pull all the object towards its center. The force with which the earth pull the object towards it is called the gravitational force of earth or gravity. Suppose dear students, ये हमारी अर्थ है, ये नीचे अर्थ है. सपोज पूरी अर्थ है, तो ये पेन है, ये क्या करेगा, नीचे जाता है. ये अर्थ है, क्या जा रहा है, पेन है जो हमारा है, क्या गिर रहा है, नीचे गिर रहा है. तो यार इसका मतलब क्या है, जो अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, तो ये क्या कर रही है, अपनी तरफ इस पेन को अट्रैक्ट कर रही है. अगर ये नीचे है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि ऊपर से कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर से हमारे पास नीचे आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है, और जब ये फोर्स लगता है जो अट्रैक्ट करने का अपनी तरफ की साइड, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी. ठीक है, जो भी अर्थ, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको अगर छोड़ दूँ, मैंने फोर्स हाथ से पकड़ रखा है, अगर मैं इसको नीचे छोड़ दूँ तो ये नीचे आ जाएगा. तो इसका मतलब है इसको अर्थ क्या करती है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. अर्थ अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. नेक्स्ट है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफेयर अबाउ द अर्थ for the rain falling to the earth and for the flow of water in the rivers. It is also the gravitational force of earth which keeps up firmly on the ground. डियर स्टूडेंट, यही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. अगर हमारे पास रेन हो रही है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रही है, रेन है ये, ठीक है, तो ये नीचे ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा ऊपर से नीचे आता है, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोसेस हैं, तो वो क्या करता है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है. इसी की वजह से ये सारे प्रोसेस होते हैं. ठीक है, पहाड़ों से जो पानी आता है नीचे की तरफ, रिवर्स में आता है. ठीक है, तो ये भी किसकी प्रोसेस से होता है, ग्रेविटेशन की प्रोसेस से होता है, क्योंकि अर्थ उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्स है हमारा, यानी कि पूरी दुनिया है. ठीक है, इसके अंदर सन भी है, अर्थ है, मार्स है, वीनस है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, एस्टेरॉइड. ठीक है, बहुत सारे लॉट्स ऑफ स्टार्स हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स के, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है, फिर वो दूसरे प्लेनेट को अट्रैक्ट करता है, और भी जितने भी हैं, ये सब के बीच में क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है. जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि एक ऑब्जेक्ट जो भी होगा यूनिवर्स में, वो अट्रैक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को विद अ सर्टेन फोर्स, एक फोर्स के साथ. अगर ये दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं हमारे पास, सपोज ये सन है, ये अर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यूनिवर्स में अट्रैक्ट करेंगे. द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. और इसी फोर्स को हम जब ये अट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स. इफ़ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मॉल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज़ वेरी स्मॉल. सपोज ये दो पेन रखे हुए हैं, एक पेन यहाँ पर, एक पेन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा हमारा, एक कॉपी और एक पेन है, फोर्स लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा छोटे हैं. अगर हम सन की कंपेयर करें, सन और पेन की कंपेयर करें, तो क्या पेन की और सन की कंपेयर हो सकती है, नहीं. सन बहुत बड़ा, अगर मैं कहूँ एक अर्थ है और एक पेन है, तो देखो क्या हम कर सकते हैं, कंपेयर नहीं. तो जैसे ये बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है, कॉपी और पेन की अगर हम बात करें, तो मासेस अगर हमारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा. ठीक है, अगर हम बात करें अर्थ और सन की, अब आप देख सकते हैं वो कितनी हैवी बॉडीज़ हैं. उसके अलावा फिर अगर हम पेन की या कॉपीज़ की या छोटी छोटी बॉडीज़ की बात करें, अर्थ के ऊपर कुछ भी एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी बात करें, तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल होगा. आप कहेंगे कि मैम आपने बोला है मुझे कि न्यूटन्स ने बोला है कि
दो ऑब्जेक्ट है, ये अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ, यानी सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। अर्थ क्या है, अट्रैक्ट कर रही है पेन को, ठीक है, ये भी बात। लेकिन ये इसका मासेस क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है, और जो पेन का मास है वो बहुत कम है, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अर्थ को, अर्थ अट्रैक्ट कर लेता है पेन को, ठीक है। तो अगर हमारे पास मासेस क्या होंगे, स्मॉल होंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। इफ हाउएवर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी बिग, अगर ऑब्जेक्ट वन क्या होगा, बिग होगा, देन द ग्रेविटेशनल बिग फोर्स बिकम वेरी लार्ज, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर एक भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिग होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा हमारे पास, लार्ज लगेगा। सपोज ये पेन है तो ये अर्थ के ऊपर क्या करेगा, सपोज ये अर्थ है तो ये एकदम से नीचे गिरेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद बच्चों है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि हमें करना कैसे है। सपोज, ठीक है, तो हम करेंगे इसको ऐसे। सपोज ये हमारे पास टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, M1 M2, इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M2, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है। सपोज बच्चों आप मान लो ये सन है और ये अर्थ है, इसकी चारों तरफ घूम रही है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स ने क्या दिया था, ग्रेविटेशन का लॉ दिया था। उसने बोला था जो फोर्स होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 और M2 के। डियर स्टूडेंट, ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ जूम क्लासेस पे भी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, M1 M2, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। और फोर्स क्या होगा, एक इक्वेशन तो ये बताई थी उन्होंने, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r, यानी कि इन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के। डियर स्टूडेंट, बस इसको अभी आपको ध्यान रखना है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मासेस के। कैसे आया, ये न्यूटन्स ने बताया था। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 M2 के, यानी कि मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये उसने बताया था, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये मत बोलना ये कैसे आया मैम, ये कैसे आया। ग्रेविटेशन न्यूटन्स ने बताया था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 M2 के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके। तो हम कर देंगे बस इसको एज इट इज़ लिख के, फ्रॉम बोथ इक्वेशन, हम बोथ इक्वेशन से क्या निकालेंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो आएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R², ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया M1 M2 और R² हमारा नीचे आ गया। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या लगा देते हैं, इक्वल। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगा देते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है जिसको हमने जोड़ दिया जी। इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इक्वल लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ हमें एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है, कोई भी एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया जी, और ये आ गया हमारे पास M1 M2 अपॉन R², ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, जी क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है, आप मुझे जी की यूनिट फाइंड आउट करके बताएंगे कैसे आएगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जी को यहीं पे छोड़ दो, FR² लिखा जाना उधर M1 M2, ठीक है, इक्वल्स टू जी। यहाँ से जी की यूनिट आप मुझे बताएंगे कितनी आएगी। ये इसकी फोर्स की होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम 2 है, किलोग्राम किलोग्राम, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरा नोट डाउन करना है, और लिखने का तरीका आपका ऐसा है, फोर्स, ठीक है, तो हम पूरा ऐसे करके लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 M2 के। उसके बाद हम कर सकते हैं फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो फिर हमने दोनों को एक साथ लिया, फिर हमारा ये आ गया। जी क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिखने का तरीका ऐसा होता है, प्रॉपर समझाने का मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।